हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। आशा है और उम्मीद है कि आप सभी घर पे स्वस्थ रहेंगे। इस कोरोना काल में मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हम एक अपने स्कूल के एक बहुत ही जिसने स्कूल का आधार रखा, जिसने स्कूल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हम उनको खो चुके हैं। और इसलिए आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर पर हैं तो आप सुरक्षित हैं, घर से बाहर हैं तो आप असुरक्षित हैं, क्योंकि घर से बाहर जाकर आप अपने परिवार वालों को बहुत बड़ी रिस्क के अंदर पहुंचा रहे हैं। चलो बच्चों, हम अपना आगे चैप्टर अपना कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपका भूगोल का जो अध्याय है वो आपको कंप्लीट करवाया। आज मैं आपको अपनी दूसरी बुक अर्थशास्त्र की बुक है उसका पहला चैप्टर पालमपुर की कहानी का मैं अपना चैप्टर कराता हूं, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको जो सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार जो चैप्टर थे वो करवा दिए। एक चैप्टर बच रहा है, उसको हम लास्ट में लेंगे, बाद में लेंगे। सभी किताब बराबर बराबर करवाएंगे। तो आज मैं बच्चों आपको पालमपुर की कहानी के बारे में कक्षा 9th का आपका ही चैप्टर, पहला चैप्टर मैं करवाने जा रहा हूँ। तो पालमपुर की कहानी क्या है कि एक छोटा सा गांव है। पहले इसके बारे में आपको छोटा सा गांव है, उसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक संसाधन है, जैसे उनके कमाई के क्या जरिए हैं, डेयरी फार्मिंग क्या है, या परिवहन के साधन क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लोगों का व्यवसाय क्या है, किस किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पालमपुर की कहानी के बारे में। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको रीड करता हूँ, साथ साथ में उसको समझाता हूँ। तो बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन क्या होता है। उत्पादन क्या होता है, जो हम काम करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़, जैसे कृषि से काम करते हैं या कोई व्यवसाय होता है उससे काम करते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, उत्पादन के साधन कहलाते हैं, यानी कि हम जो भी चीज़ प्राप्त होते हैं। तो उत्पादन के साधन से हम उससे संबंधित हम उसका बारे में बात करेंगे, उसके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर के ऊपर ही किए जाता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन तथा मानव प्रयास व मुद्रा इत्यादि के माध्यम से। पालमपुर की कहानी में हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से होने वाली जो विभिन्न प्रक्रियाओं का समायोजन, यानी सबका इकट्ठा है, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो बच्चों, पहले परिचय बता देता हूँ इसके बारे में। पहले मैं पालमपुर परिचय के बारे में हम बात करते हैं। तो पालमपुर आसपास के गांवों का कस्बा है और भली भांति यह छोटी छोटी जगहों से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा गांव है जिसे रायगंज है, जो पालमपुर के 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम के अंदर वहाँ सड़क गांव के रायगंज और उसके निकटतम छोटे कस्बे का नाम है शाहपुरा से जुड़ा हुआ है, शाहपुरा से जोड़ती है या शाहपुरा से जुड़ा हुआ है। इस सड़क पर गुड़, आप जानते हो, गुड़ तथा अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ या भैंसा गाड़ी लेकर वहाँ पर जाते हैं, तथा मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक वगैरह इत्यादि के माध्यम से वो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अपना व्यापार यानी कि व्यवसाय करते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। कितने परिवार रहते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखने लायक। परिवार 450 परिवार रहते हैं, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग वर्गों के 450 परिवार रहते हैं। और गांव में अधिकांश भूमि का स्वामी उच्च जाति के 80 परिवारों का है, और उनके मकान, जिनमें से वे बहुत ही बड़े हैं, ईंट सीमेंट से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने के अंदर काफ़ी छोटे घरों के अंदर रहते हैं, जिसमें से कुछ मिट्टी के और कुछ फूस के बने हुए होते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली व खेतों में सभी नलकूप, बिजली से चलने वाले या नलकूप जिसे हम कुएं कहते हैं, ट्यूबवेल कहते हैं, वो लगे हुए हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं, एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोजगारों की
जहाँ रोगियों का उपचार के लिए कार्य किया जाता है। इनके जो रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, उनके उपचार के लिए। एक काल्पनिक गांव और है। काल्पनिक मतलब कल्पना। काल्पनिक गांव में पालमपुर की हम कहानी हमें किसी भी गांव के हम कहानी से हम संबंधित, हम अपने गांव की कहानी से उसको जोड़कर देख सकते हैं। अन्य उत्पादन के साधन में गैर कृषि कार्य कहा जाता है, यानी कि जो कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य यानी कि कृषि कार्य वो होते हैं जो कृषि संबंधित, और गैर कृषि जो कृषि से डायरेक्ट कृषि से संबंधित नहीं होते, तो वो गैर कृषि कार्य होते हैं। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि इत्यादि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद हम इन विभिन्न विचारों के बारे में हम बात करेंगे या उनके बारे में हम जानेंगे। उत्पादन और संगठन। उत्पादन का संगठन क्या मानते हैं? देखो, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों के ऊपर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। पहली आवश्यकता है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल है, जैसे वन है, कृषि, खनिज है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करते हैं। कुछ लोग क्रियाओं में जरूरी कार्य के अंदर संलग्न हैं, पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, और दूसरी क्रियाओं में शारीरिक कार्य करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। तीसरी आवश्यक जो क्रियाएं हैं वो भौतिक पूंजी है, यानी कि पैसे, अर्थात इनके भौतिक पूंजी के माध्यम से, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर हम अपेक्षित कई तरह के आघात करते हैं। क्या आप जानते हो कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं? जैसे औजार आते हैं, मशीन आते हैं, हल वगैरह, टरबाइन, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ आती है जो भौतिक पूंजी के अंदर। इस प्रकार के व्यवसाय भी वहाँ पर पालमपुर में लगे हुए हैं। कच्चे माल तथा नगद के उत्पादन के रूप में भी वहाँ पर कार्य करते हैं, यानी कि उसके रूप में भी वो कार्य करने पड़ते हैं, वो कर रहे हैं। तो कच्चे माल के रूप में भी इस प्रकार की है, और साथ साथ एक जो कार्यशील पूंजी के अंदर भी इनको देखा जा सकता है। अगला जो चौथी आवश्यकता होती है वो होती है कि सुम उपयोग हेतु बाजार में बिक्री के उत्पादन हेतु भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी के साथ साथ योग्य बनाने के लिए ज्ञान तथा उत्पादन की आवश्यकता होती है। आजकल इसे मानव पूंजी के नाम से भी कहा जाता है। उत्पादन भूमि, श्रम व तथा पूंजी को समायोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादक का कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले सुविधा के लिए, और इस अध्याय में हम और अलग अलग चीज़ों के बारे में और अध्ययन करेंगे। अब पहला आता है भूमि सुधार। भूमि सुधार के लिए पालमपुर में क्या कार्य किया गया? भूमि सुधार के लिए पालमपुर में क्या क्या मतलब की चीज़ें की? पालमपुर में खेती उत्पादन का प्रमुख कार्य है। काम करने के लिए 75% लोग अपनी जीविका खेती के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि कृषि के ऊपर ही डिपेंड है उनका ज़्यादातर। और वे किसान तथा कृषि श्रमिक हो सकते हैं जो इस प्रकार की क्रियाओं में जुड़े हुए हैं। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन के लिए एक मूलभूत कठिनाई होती है कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से लेकर आज तक के लिए जुलाई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में सुधार के लिए विस्तार किया जाता है। तो क्या क्या करते हैं कि नई नई सुविधाओं का वो करते हैं, भूमि मापन का कार्य करते हैं। भूमि का जो माप होता है वो बीघों में या हेक्टेयर के अंदर या गुट्ठों में नापा जाता है। इनके आधार पर वो उन पर किया जाता है। क्या उसी भूमि पर अधिक पैदावार कोई आवश्यकता की अलग अलग तरीके अपनाते हैं? हाँ, पालमपुर में इस प्रकार की क्रिया करते हैं। कैसे कि यहाँ जिस प्रकार से फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है, उसी देखकर पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग किसे बोलेंगे? ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग, इस एरिया को बोलेंगे पश्चिमी भाग। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के अंदर इस तरह का कार्य करते हैं। पालमपुर में समस्त भूमि की खेती की जाती है और कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती, प्रति भूमि नहीं छोड़ी जाती। खरीफ
और रबी दोनों फसलों के अंदर उसका उत्पादन लिया जाता है। तो पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करते हैं, क्योंकि सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध है और पालमपुर में बिजली के भी संसाधन अच्छे हैं, तो और सिंचाई पद्धति में भी वो अब निपुण हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर अलग अलग मतलब कि तीनों रबी, खरीफ और जायद यानी कि तीनों फसलों का वो उत्पादन करते हैं, तीनों फसलों का उत्पादन वो लेते हैं पालमपुर के अंदर। तो इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से पालमपुर के अंदर एक शाश्वत खेती के रूप में कार्य किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1970 के दशक के मध्य में 200 हेक्टेयर भूमि जुती हुई क्षेत्र पर सिंचाई होने लगी है। एक वर्ष में किसी भूमि का एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली के नाम से जाना जाता है, यानी कि मल्टी बहुविध यानी कि ज़्यादा, और यह भूमि के किसी एक टुकड़े पर उपज बढ़ाने के लिए सबसे सामान्य प्रणाली कहा जाती है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं, कम से कम, वैसे तो 3 फसलें लेते हैं और उसके साथ साथ तीसरी फसल के रूप में वो आलू भी पैदावार करते हैं, और ताकि उनकी आजीविका को अच्छी तरह से चलाया जा सके, अपनी आजीविका को अच्छी तरह से चलाया जा सके। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एक हम पिछले कुछ सालों से हम देखेंगे कि पालमपुर में यानी कि जो हमारा इनका जो मुख्य संसाधन है वो है कृषि है, कृषि के ऊपर ही वो ज़्यादा डिपेंड है, यानी कि कृषि के ऊपर आप आश्रित है। तो यानी कि अच्छी फसल आती है तो वो अच्छी पैदावार लेते हैं, अच्छी फसल नहीं होती है तो नहीं, अच्छी बरसात होती है तो अच्छी पैदावार लेते हैं, अच्छी पैदावार होती है तो उनका आर्थिक संसाधन भी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति के बारे में हम बात करते हैं। ये हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको ज्योग्राफी का जब भूगोल का करवा रहा था तो उसके बारे में बताया था। हरित क्रांति क्या थी बच्चों? मैंने बताया था कि जो कृषि उत्पादन में बेहताशा वृद्धि हुई, इनकी आधुनिक खातों का, संयंत्रों का, बीजों का प्रयोग करके और जो उत्पादन की पैदावार बढ़ी उसे हरित क्रांति का नाम दिया गया था। पालमपुर के अंदर भी 1960 के दशक के बाद इसी प्रकार की इनकी खेती प्रणाली को जन्म दिया गया, इसी प्रकार की खेती प्रणाली को यानी कि उत्पादित किया गया। तो उसके बारे में बता, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति भारतीय किसानों की अधिक उच्च उपज देने वाली यानी कि उच्च HYV बीजों का प्रयोग, HYV जो हाई वैरायटी बीज होते हैं ना, जिनके अंदर ज़्यादा हम प्रोडक्शन लेते हैं, हाई वैरायटी बीजों का प्रयोग करके पैदावार गेहूँ और चावल की खेती के परंपरागत तरीकों को अपनाए या सरसों के लिए, तो ये हरित क्रांति के अंदर ही आता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या कि ज़मीन के उसी टुकड़े पर पहले की अपेक्षा 1960 के बाद ज़्यादा उत्पादन होने लगे, यानी कि खादों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग और आधुनिक संयंत्र आ गए, तो उससे और कीटनाशकों का, रासायनिक खाद का प्रयोग और रासायनिक जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके और उसमें उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया, तो ये हरित क्रांति का नाम दिया गया। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस आधुनिक पद्धति को अपनाया, ज़्यादातर तो उत्तरी भारत के अंदर हम कहेंगे इस ज़्यादातर पद्धति को अपनाया और उससे उत्पादन में उनसे कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों के से गेहूं की उपज में 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था और जो HYV बीजों से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो गया। तो इससे हम ये कहेंगे कि उनके उत्पादन से यानी कि बेहताशा वृद्धि हुई और जिससे पालमपुर के अंदर ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के अंदर एक नए यानी कि युग का जन्म हुआ, एक हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्या भूमि सुधार के अंदर यदि हम देखें तो पालमपुर के अंदर ये निरंतर इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती है। आप अपनी बुक्स खोलेंगे और बुक्स के अंदर ये चैप्टर को एक बार रीड भी करेंगे साथ साथ में, क्योंकि मैं साथ साथ में इसको रीड करवाता हूँ, उसको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, साथ साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो साथ साथ बच्चे एक बार खुद भी ये ऐसा रीड कर सकते हैं, कोई आपके डाउट सारे साथ साथ क्लियर होते चले जाएंगे जो खुद आप बच्चे रीड करेंगे। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, तो देखो आपने यह जान लिया कि पालमपुर में खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। तो दुर्भाग्यवश खेती के लिए
काम करने वाले सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है, लेकिन पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 परिवार, यानी कि 1/3 का मतलब कि लगभग 150 परिवार, 150 परिवारों के पास, 1/3 परिवार यानी कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, और जो अधिकांश दलित वर्ग या कमजोर वर्ग के लोग हैं। बाकी परिवारों के पास 240 परिवारों के पास भूमि 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल से भी कम है, और बाकी जो परिवार बच गए उनके पास अच्छी भूमि, अच्छी खासी भूमि है। पालमपुर में मंझोले तथा बड़े किसान 60 परिवार हैं, और जो 2 हेक्टेयर से अधिक खेती उनके पास है, और उनके पास अच्छी भूमि है, और जिससे वो खेती के उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका को दर्ज करते हैं। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, और इसके बारे में पालमपुर की जो आगे की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा हम करते हैं। तो श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम मतलब कि उस पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, जो छोटे किसान तथा परिवारों के खेती के लिए एक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक संसाधन के रूप में देखा जाता है। खेती में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों में आते हैं, या बहुत छोटे प्लाटों में जो खेती के काम करने के लिए परिवारों के लिए उगाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पालमपुर के अंदर एक कहानी थी। इसके बाद का जो मैं आपको ब्यौरा है वो अगले जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं पालमपुर की जो आगे की कहानी है उसको आगे कंटिन्यू करूंगा कि क्या संसाधन है, खेती के लिए आवश्यक पूंजी क्या है, वहाँ पर किस प्रकार से अमीर वर्ग किस प्रकार से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में जो नेक्स्ट जो बृहस्पतिवार को जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर आपको थर्सडे को जो आएगी तो उसके अंदर कंटिन्यू रहूँगा। तो उसके बाद अभी ये चैप्टर आपने पढ़ना है, एक बार पढ़ के देखना है सभी ने। तो पढ़ोगे तो अपना आप खुद ब खुद डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।